Hello everyone, this is Rajat Chaudhary and welcome to our YouTube channel Innovative G Edu Point। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट डिमांडेड टॉपिक दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत डिमांड आ रही थी कि सर कैश फ्लो पर एक वीडियो बनाइए, कैश फ्लो पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, आज बना ही देते हैं कैश फ्लो पर एक वीडियो। बिकॉम फाइनल ईयर वालों के लिए और क्लास 12th वालों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए कैश फ्लो क्या होता है उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बता दूं हमारे चैनल के बारे में कि फॉरफीचर, गुडविल और मतलब तमाम अकाउंट्स की, मैथ्स की, इंग्लिश की वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और कोई और अगर आपका फ्रेंड है तो उसे भी बता दें ताकि वो भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ का एडवांटेज उठा सके। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको क्लास 12th के सारे ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के इसमें वीडियो देने वाला हूँ इसके जस्ट बाद। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा तड़कता फड़कता टॉपिक दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो क्या होता है, पैसे के आने और जाने को हम कैश फ्लो कहते हैं। दैट इज इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश फ्लो। ठीक है, अब देखिए जो कैश फ्लो होता है इसमें जनरली 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन भी आपको कर रखा है कि कैश फ्लो जो है इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ कैश को ही हम कैश फ्लो कहते हैं। जनरली इसमें मैंने आपको बताया ना 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। नंबर वन होती है इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो आप रोज़ के खर्चों के लिए लाइक रॉ मटेरियल खरीदना, वेजेस वगैरह देना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो डेट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मतलब आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर खरीद रहे हो, डिवेंचर खरीद रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो, दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। वहीं अगर आप जो है आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3rd नंबर पे आता है, जिसमें आप क्या होता है कि आप अपनी कंपनी के लिए पैसा लगाते हो या उसका रीपेमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने अपने शेयर इशू किए, आपने जो है पेमेंट रिडीम किया, मतलब शेयर या डिवेंचर को रिडीम किया। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है। तो हम कुछ एक आधी सम देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए कि किस टाइप का होता है आपका कैश फ्लो। ठीक है, बेसिकली मैंने 2 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा आज, जो कि दोनों की दोनों आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगे, पर दोनों अलग अलग वैरायटी होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको बोला है कैश कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से कैश फ्लो कैलकुलेट करके बताना है। इसमें आपको बता दिया है कि डेटर से मिले हैं आपको 45,000, 45,000 रुपये। कैश सेल्स आपका हुआ है 60,000 रुपये। कैश पेड टू क्रेडिटर्स हुआ है 3,000। कैश परचेज 25,000। सैलरी पेड 12,000। कमीशन रिसीव्ड 10,000। रेंट पेड 5,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4,000। इंश्योरेंस क्लेम मिला है आपको 50,000। इनकम टैक्स पे किया है आपने 13,000। और टैक्स रिफंड मतलब आपको पैसा इनकम टैक्स ने रिटर्न कर दिया है 2,000। ये सब दे रखा है। एक छोटा सा शॉर्टकट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, देखिए जहाँ भी इनफ्लो होगा, मतलब इनकमिंग ऑफ कैश होगा, पैसा आएगा, उसको हम इनफ्लो में लिखेंगे। मतलब सबसे पहले आप क्या करें, सारी चीज़ों को, सारे इनफ्लो आइटम्स को ऐड कर दें, मतलब जहाँ जहाँ से पैसा आया। उसके बाद आप उनमें से सारे आउटफ्लो आइटम्स को लेस कर दें, मतलब जहाँ जहाँ पैसा गया। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है दैट मीन्स कि आपके पास पैसा बचा है, इनफ्लो हुआ है। और अगर आपके पास पैसा जो है नेगेटिव में आता है तो आपके पास पैसा बचा नहीं है बल्कि और आपकी जेब से पैसा चले गया, तो वो आउटफ्लो में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सम को। ठीक है, अब जो जो आइटम्स थे उनको मैं लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स था 40,000 रुपये, हमने ये लिख दिया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 45,000 रुपये, सॉरी ये 45,000 रुपये, ये वाला आइटम हमने यहाँ लिख दिया। फिर आपको बोला कैश सेल्स, हमने यहाँ लिख दिया। आपको बोला कि कैश पेड टू क्रेडिटर, ये पेमेंट का आइटम है, पेमेंट का आइटम है, पेमेंट में लिख देते हैं अपन कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये हमने पेमेंट में लिख दिया कैश पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर अपने को बोला है नेक्स्ट उसके बाद में कि कैश परचेस, ये भी पेमेंट का आइटम है, अपने इसमें पेमेंट किया। परचेस अगर आप माल खरीदोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये हमने पेमेंट यहाँ पे ये कर दिया, ये वाला आइटम 25,000। फिर आप आ जाओगे, कैश परचेस हो गया हमारा। सैलरी पेड, ये भी आपने पे किया, तो सैलरी पेड में हम यहाँ पे गए और ये हमने सैलरी पेड वाला अमाउंट लिख दिया 12,000 रुपये। फिर हम नेक्स्ट वापस आए, कमीशन रिसीव्ड, ये हमारी इनकम हुई है। देखिए ये कमीशन रिसीव्ड हमने 10,000 रुपये यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। फिर बोला आपने रेंट पेड, ये भी आपने सैलरी पे किया है तो हमने ये यहाँ पे रेंट पे कर दिया 5,000 रुपये। फिर आपने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, नाम है, खर्चे हैं, आपको अलग ही क्लियर हो रहा है, तो इसको हम ये पे कर देंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4,000 रुपीज़। ठीक है, फिर हमने बोला यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, अगर आपका जो है स्टॉक लॉस हो गया था और आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया, पैसा दिया, तो मतलब आपके पास तो पैसा आया ना, दैट्स इट। यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस मत निकालने लग जाना, आपके पास पैसा आया दैट मीन्स इनफ्लो। तो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ये 50,000 लिख दिया। इनकम टैक्स पे, आपने पे किया इनकम टैक्स को, कितना आपका 13,000, तो ये आपके पेमेंट में आ जाएगा इनकम टैक्स पेड 13,000 रुपये।
फिर आपको टैक्स रिफंड मिला 2000 का, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया 2000 रुपये। एक बात ध्यान रखना कि मैंने क्या किया है कि सारे आइटम्स को एज इट इज़ यूज़ कर लिया। आप भले ये प्रॉपर ऐसा कर लेना। सबसे पहले सारे आप रिसिप्ट वाले आइटम उठा लिया आपने, जैसे ये रिसिप्ट में आएगा, ठीक है, ये रिसिप्ट में आएगा, ये रिसिप्ट में आएगा, ठीक है, आपका ये रिसिप्ट में आएगा, फिर आपका ये रिसिप्ट में आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका ये रिसिप्ट में आएगा। इनको आपने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आपके जैसे अपन पेमेंट पे आ गए कि कौन कौन सी चीज़ें पेमेंट में आएगी, तो देखिए ये पेमेंट में आएगा, ये पेमेंट में आएगा, ये पेमेंट में आएगा, ये पेमेंट में आएगा, ये पेमेंट में आएगा और ये पेमेंट में आएगा। तो इनको आपने प्रॉपर लिख करके और पेमेंट कर दिया, तो आपका जो है वो पूरा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनफ्लो का टोटल आंसर आया है 1,67,000 रुपीज़, ठीक है। जबकि अगर आप आउटफ्लो की बात करेंगे तो हमने टोटल पेमेंट कितना किया, हमने टोटल पेमेंट किया 89,000 रुपीज़। तो अपने पास पैसा आया 167, पैसा गया 89, तो हमारे पास जो नेट बैलेंस बचा है दैट इज़ हमारा 78,000 रुपीज़। ये हमारे इस सम का आंसर हो जाएगा। ये इसको हम बोलेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमारे कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अपने को जो कैश इनफ्लो हुआ दैट मीन्स कि पैसा बच गया, कितना बच गया, 78,000 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पहली वैरायटी तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है तो आप एक बार वीडियो में वापस पीछे जाकर इसे अच्छे से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड वैरायटी पर। क्वेश्चन की जो सेकंड वैरायटी होती है वो थोड़ा सा अजीब होता है, लोगों को थोड़ा ऑड लगता है वो, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो कई बार समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उसको अपन और अच्छे से देख लेते हैं। जो ये सेकंड वैरायटी है, देखिए इसमें आपको बोला कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको दो डेट दे दी है, एक दे दिया है 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। दो अलग अलग आपको डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रॉफिट लॉस दे दिए हैं। आपको सरप्लस प्रॉफिट हुआ है इस साल में 240, इस साल में 220, ठीक है। मतलब आप एक बात सोचो कि 2017 तक आपको प्रॉफिट कितना हुआ था, 2,40,000, जबकि आपका जो है 31 मार्च 2018 को जब आपने देखा तो 2,20,000 ही बचा। दैट मीन्स कि 20,000 रुपये खर्च हो गए। समझ रहे हैं आप, नेगेटिव में गए आप। 20,000 रुपये और जो आपने जो थे अपन ने 2017 में अर्न किए थे वो और कम हो गए, मतलब 20,000 और लग गए, ठीक है। आगे देखते हैं। डेटर्स की बात करें, पहले 1,24 थे, बाद में 1,10 हो गए, मतलब ये भी अपने कम हो गए, ठीक है। मतलब अच्छा एक बात ध्यान रखना, डेटर्स मतलब कौन होता है, जो हमें पैसा देगा, ठीक है ना। डेटर्स मतलब देनदार जो हमें पैसा देगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि डेटर्स कम हुए, मतलब उतना अमाउंट अपने को रिसीव हो गया। जैसे पहले 1,24 था, अब अपने पास 10,000 हो गया अमाउंट, यानी कि बचे हुए 24,000 रुपये हमें मिल चुके हैं, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट, पहले अपने को 84 देने थे, अब 48 दे रहे हैं, मतलब बचा हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने दे दिया, यानी पेमेंट कर दिया। गुडविल की बात करते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, 152,000 रुपीज़ इसका यहाँ दे रखा है, 160,000 यानी 8,000 से गुडविल बढ़ गया है। ये इंटेंजिबल असेट्स है तो इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले आपका प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 था, फिर आपका 16,000 हो गया, मतलब हमने और इंश्योरेंस का पैसा एडवांस दे दिया, ये भी हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। क्रेडिटर्स की बात करें, पहले हमारे क्रेडिटर 76 हुआ करते थे, 76,000, फिर 52,000 बचे, मतलब हमने बचे हुए जो क्रेडिटर्स थे उनको पेमेंट कर दिया, तो 52 ही बचे हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन विथ आंसर साथ साथ में दिखे। सबसे पहले देखिए, हमने बोला कि हमारा जो ये इनकम वाला पोर्शन है सरप्लस, पहले 240 था, 220 हो गया, यानी कि आप देखो 20,000 रुपये हम पहले की कंपैरिजन में कम हो गए। ये 2017 का डेटा है, ये 2018 का डेटा है, ठीक है। तो ये 220 से हम कम हो गए, तो हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट का लिखा, या तो आप माइनस में लिख दो या ब्रैकेट लगा दो, एक ही बात है। तो हमने ब्रैकेट लगा दिया 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब आपने देखा कि डेटर डिक्रीज हुए, पहले 1,24 के डेटर थे, अब 1,00,000 के बचे, यानी 24,000 रुपये हमें कैश में इनफ्लो हो गया, मिल गया हमें, तभी तो हमारे डेटर डिक्रीज हुए। मतलब आप एग्जांपल से समझिए कि आपसे मुझे पैसा लेना है, आपको मुझे 1,00,000, मैंने आपकी एंट्री कर रखी थी कि आपसे मुझे 1,24,000 रुपये लेना है, ठीक है। अब मैंने एंट्री कर दी कि मुझे आपसे 1,00,000 ही लेना है, मतलब 24,000 आपने दे दिए, मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास कैश का इनफ्लो हो गया। बात क्लियर हो रही है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आपके पास 24,000 रुपये यहाँ पे कैश आ चुका है और 20,000 रुपये माइनस में था, तो 24 में से 20 गए तो 4,000 रुपये पॉजिटिव का यहाँ पे बच गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज, देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज जो था इसको हम लेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज जो है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप कि हुआ क्या। यहाँ पे मैंने आइटम शायद आगे पीछे लिख दिया, डेटर्स हमने लिख लिया, ठीक है। हाँ, आउटस्टैंडिंग, हाँ मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, हम इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है आपका पहले 8,000 था, अब 16,000 है, मतलब हमने पहले 8,000 रुपये एडवांस दे रखे थे, अब 16,000 रुपये एडवांस दे रखे हैं, मतलब हमने एक्स्ट्रा 8,000 और दे दिए, तो यानी कि पेमेंट हो गया। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 8,000 रुपीज़, ठीक है। मतलब हमने गलती से पहले प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिया, उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है।
अब अपन आते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट पर। आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज हुआ, मतलब जो पैसा अपने को किराया देना था, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड इन करंट ईयर, मतलब वो खर्चे जो अभी से रिलेटेड हैं इस साल से, ठीक है, पर अभी तक हमने उसे दिए नहीं है। तो पहले अपना बकाया राशि 84,000 थी, अब 48 ही बची है, मतलब रिमेनिंग 36,000 हमने पे कर दिया, अब पेमेंट में आ गया। ठीक है। गुडविल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इंटेंजिबल असेट्स है, जो दिखती है पर सॉरी जो दिखती नहीं है पर बिकती है। तो ऐसी चीज़ों की वैल्यूएशन को हम यहाँ पर शो नहीं करते, क्योंकि गुडविल के लिए हमने कैश थोड़ी दिया कि ये भैया गुडविल ये लो कैश, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैश ना तो इससे आया ना इससे गया। गुडविल एक इंटेंजिबल वैल्यूएशन होता है जो कि वैल्यू में तो कम हो गया, पर इसके बदले ना तो कोई कैश गया है ना तो कोई कैश आया है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बोला इसमें कि क्रेडिटर डिक्रीज। क्रेडिटर पहले 76,000 के थे, मतलब 76,000 के हमारे लेनदार थे जिन्हें हमें पेमेंट करना था 76,000, अब वो 52,000 ही हमें पेमेंट करना बचा है, मतलब बचे हुए 24,000 हमने पेमेंट कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारा आया 68,000। हमने 4,000 हमारे पास पॉजिटिव के पैसे बचे हुए थे, उससे 68 अपन ने पे कर दिए, यानी कि हमारे पास आज भी माइनस का 64,000, यानी कि 64,000 हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया जो कि हमारी जेब से लग गया। मतलब आज हमारे पास इनफ्लो नहीं हुआ, इससे पहले वाले समय इनफ्लो हुआ था, इस समय हमें इनफ्लो नहीं हुआ, इस समय में आउटफ्लो हुआ। तो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ऐसी चीज़ों में ध्यान रखिएगा, 95% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, खत्म कर दिया। देखिए, अगर आप नोट देते हैं ना तो दैट में क्रिएट अ गुड इमेज इन द आई ऑफ अ एग्जामिनर। एग्जामिनर की आई में जो है आपको एक अलग ही इमेज क्रिएट होगी आपकी कि यार बच्चे ने छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा है, छोटे छोटे नोट्स दिए हैं। तो इस चीज़ का देखिए, या तो आपको वैसे भी 4 आउट ऑफ 4 मिल जाते जो भी आपका मार्क्स यहाँ पे बनते थे, लेकिन क्या होता है, इन चीज़ों का फर्क कहीं ना कहीं दूसरे आंसर्स पे पड़ता है कि यार इनने सम में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा था, तो अगर कहीं पे छोटे मोटे मिस्टेक्स हो गए हैं तो इट विल बी माई ड्यूटी टू अवॉइड देम। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं वहाँ पर उन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करूँ, क्योंकि इनने छोटी छोटी बारीकियों का भी ध्यान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा नोट भी दे सकते हैं कि नेगेटिव यहाँ पे रिजल्ट, जैसे हमारा यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था, पहले 240 फिर 220, तो ये नेगेटिव रिजल्ट है, तो इसको हमने ये समझ लिया कि हमारा पैसा और यूज़ हो गया है, हमारी जेब से लग गया है। और गुडविल को हमने जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आइटम है ये। ठीक है, पहली बात तो फ्लक्चुएटिंग तो है ही है, दूसरी बात ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम यहाँ पे, अगर ये जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अगर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता यही चीज़ तो हम बाकायदा इसको यूज़ करते। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है आपकी, मैंने बताया ना, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपने किसी कंपनी के शेयर वगैरह में इन्वेस्ट किया या वहाँ से रिटर्न मिला, उस टाइप की चीज़ें होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक, दैट्स ऑल अबाउट दिस।